ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फॉर बायोलॉजी। दिस इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। हम जो खाना खाते हैं, द फूड दैट वी ईट, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। अगर आप ब्रेड खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूध पीते हो तो उसमें कैल्शियम होता है। कोई खाना खाते हो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो ऐसे चार मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए। सो मैंने से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, these are simply molecules that can be broken down in order to release energy. अब सबसे पहले तो जब हम खाना खाते हैं उसमें जो मुंह में हम कर रहे होते हैं, बाइट च्यू कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है, जो लार्ज पीसेस ऑफ फूड होते हैं उनको स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड में ब्रेक कर देते हैं। फिर ये ट्रेकियली जो फूड लाइनिंग है उसके थ्रू जाता है। फिर ये स्टमक में उतरता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को मारती है। और स्टमक में चर्निंग हो रही होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड चर्निंग, इट्स नॉट इन दिस टॉपिक, लेकिन ये आईजीसीएसई में थोड़ा बहुत आपने इसका एक वर्ड इधर उधर देखा होगा, चर्निंग ऑफ द स्टमक। तो खाने को इधर से उधर करा जाता है ताकि वो सही से मिक्स हो जाए और छोटा छोटा बन जाए। तो बाय द टाइम ये पहुंचता है खाना टू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये इतना छोटा हो चुका होता है कि अब इसमें से एनर्जी रिलीज की जा सकती है। तो वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे एनर्जी रिलीज की जा सकती है, मतलब मॉलिक्यूल्स और खाने को किस स्टेज पे होना चाहिए कि हम बोलें अच्छा इसमें से एनर्जी रिलीज हो सकती है, इसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती। तो the only time when they can release energy is when they are in the form of biological molecules. मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर खाना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होगा तो खाने को और तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा तो अब प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें से एनर्जी निकालने का। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चार होते हैं। पहला, हम हर किसी को डिटेल में देखेंगे इन दिस चैप्टर। सबसे पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, प्रोटीन्स। तीसरा, फैट्स। चौथा, वाटर। एंड इज देयर एनीवन व्हिच आई एम मिसिंग? टेक, इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। और कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मिस कर रहा हूँ आपके हिसाब से? नहीं। नहीं, ये चार ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फैट्स को कभी कभार लिपिड्स भी बोला जाता है। लिपिड्स के अंदर दो और मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनको तो हम तब देखेंगे ना जब हम फैट्स और लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फैट्स का अभी के लिए यू नीड टू नो कि उनका एक और नाम है लिपिड्स। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं विद सम डेफिनेशंस इंशाल्लाह। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेटाबॉलिज्म, तो आप क्या जवाब दोगे? स्पीड ऑफ डाइजेशन। स्पीड ऑफ डाइजेशन, दैट्स अ रियली गुड आंसर। और बहुत शॉर्ट आंसर भी है, बिल्कुल सही। आपने कुछ लोगों बोलते हुए सुना होगा, यार मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा फास्ट है। तो स्पीड ऑफ डाइजेशन आपने उस हिसाब से बोला, बिल्कुल सही। मेटाबॉलिज्म को अगर ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बोलना हो, क्योंकि बॉडी में तो हर जगह मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, डाइजेशन में, ब्रीथिंग में, हार्ट में। तो मेटाबॉलिज्म को क्या बोल सकते हैं? इट इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। सारे हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका अगर सम करा जाए, मतलब उन सबको एक साथ देखा जाए, तो उसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म। सो इट इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस
taking place in the cell. Now this is not limited to digestion. जब हम excretion कर रहे होते हैं तो भी हमारे cells के अंदर reactions हो रहे होते हैं। जब हम breathe कर रहे होते हैं तो भी हमारे cells के अंदर reaction हो रहे होते हैं। हार्ट पंप हो रहा होता है तब भी रिएक्शन हो रहा होता है। मतलब हर केस में मेटाबॉलिज्म का नाम आता है। So it is the sum of all biochemical reactions taking place in the cell. अब एक मैं वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, पॉलीमर। Let's understand by what we mean by this word. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीमर में, पॉली। पॉली से आप क्या समझते हो? लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज पॉली, जस्ट टेक अ गेस, पॉली का मतलब क्या हो सकता है? अगर मैं वैसे अगर जनरल बात करूं तो मतलब हम्म। कोई भी ऐसी चीज जो दो से ज्यादा हो। जो दो से ज्यादा हो, हाँ बिल्कुल, मैं जनरल में ही पूछ रहा था, बिल्कुल ठीक। पॉली का मतलब यू कैन से मेनी। कुछ लोग पॉलीगनिज्म में बिलीव करते हैं, रिलीजन में, ब्ला ब्ला ब्ला, सो दे बिलीव इन मेनी एंड एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट। तो पॉलीमर यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, विच इज बिल्कुल सही। और यू कुड ऑल्सो रेफर टू दैट एज मेनी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर की बात करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो तो सिर्फ एक कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स हमने बोल दिया। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पॉलीमर्स आते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर। सो पॉलीमर होगा अ मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल which consist of many molecules joined together. अब पॉलीमर का एक ऑपोजिट वर्ड भी होता है, जैसे पॉलीमर है वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड मोनोमर। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है लोगों को बोलते हुए, ओ यू हैव अ वेरी मोनोटोनस टोन? मोनो का वर्ड यूज करते हुए आपने कभी सुना है? नहीं, वैसे तो मोनो का मतलब वन होता है, मोनो का ये मतलब वन पता है। होता है। तो जब लोग कहते हैं ना कि आपकी बहुत मोनोटोनस टोन है, इसका मतलब कि आप एक ही टोन में बात कर रहे हो, आपकी टोन में कोई उतार चढ़ाव, अप डाउन, एक्साइटमेंट, सैडनेस, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप नॉर्मल जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वैसे बात कर रहे हो, वो होता है मोनोटोनस। उसमें भी मोनो होता है, मतलब आप एक आवाज में ही बात कर रहे हो। यहाँ पे भी मोनो का मतलब होता है एक। सो दिस इज अ सिंगल और अ सिंगुलर मॉलिक्यूल। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को मैंने साथ में जोड़ा हुआ है। अब अगर बात करें ऑफ द पॉलीमर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, आई रिपीट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन विच आर मेड ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर और वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। सो पॉलीसैकेराइड मतलब मेनी शुगर्स जॉइन टुगेदर, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर ही है। हमने नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट को एसोसिएट कर दिया जाता है अलग अलग चीजों से, कार्ब्स। कार्ब्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कार्बोहाइड्रेट इज लिटरली शुगर, इट्स द सेम थिंग एज शुगर। तो पॉलीसैकेराइड मतलब मेनी शुगर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। What about when we talk about polymers for proteins? प्रोटीन्स की कैटेगरी में आने वाले पॉलीमर्स को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। फिर उसके बाद व्हाट अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलीमर्स फॉर न्यूक्लिक एसिड्स? राइट, मैं यही मिस कर रहा था, एंड आई थॉट मैंने सारे लिख दिए हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ये बिल्कुल एंड में आएगा और इसका बहुत छोटा सा हिस्सा इस चैप्टर में, इसलिए आई फॉरगॉट अबाउट दिस। न्यूक्लिक एसिड्स पांचवा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए और आरएनए में इस्तेमाल होता है। इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्वियसली इट विल बी एक्सप्लेन यहाँ पे लेटर इन डिटेल। तो अगर पॉलीमर्स की बात करें फॉर न्यूक्लिक एसिड्स,
ये वाली कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल में अगर कोई पॉलीमर आ गया तो उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर नेम्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। तो अगर आपको ये अभी तक नहीं समझ आ रहा कि पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इनमें आपको कैटेगरी नहीं समझ आ रही, तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि ये पॉलीमर है। पॉलीमर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं, सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। एक को मैं कह सकता हूँ पॉलीसैकेराइड, एक को मैं कह सकता हूँ पॉलीपेप्टाइड, और तीसरे को मैं कह सकता हूँ पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो जो हायरार्की है वो अब आपको समझ आ जाएगी कि पहले कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, पॉलीमर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन वो किस मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं। राइट। अब दो वर्ड्स हमें और सीखने हैं। पहला वर्ड है होमोपॉलीमर, और जो दूसरा वर्ड है दैट इज हेट्रोपॉलीमर। आपने केमिस्ट्री में आईजीसीएसई में ये पढ़ा था, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। नहीं, मेरे हिसाब से राइट। नहीं पढ़ा था। राइट। तो ओके, तो होमो का यहाँ पे मतलब, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ होमो का मतलब क्या है। होमो का मतलब होता है सेम। जब केमिस्ट्री में हम बात करते थे ना कि होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, वो शायद दूसरे बोर्ड में होगा, या शायद आईजीसी, आई थिंक आईजीसीएसई में ही था वो, लेकिन अगेन बहुत टाइम हो गया उसको। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर सेम चीजें होती हैं। तो अगर एक सॉल्ट का सोल्यूशन है, सॉल्ट वाटर, उसमें सिर्फ सॉल्ट है और पानी है, तो होमोजेनस मिक्सचर है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर मैंने एक सॉल्ट वाटर के सोल्यूशन में ऊपर से सैंड डाल दी, तो अब उस सोल्यूशन में सैंड भी है, वाटर भी है और सॉल्ट भी है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएगा। पॉलीमर की अगर हम बात करें, तो होमोपॉलीमर का मतलब होगा कि एक ऐसा पॉलीमर है विच इज मेड ऑफ द सेम मोनोमर्स। अगर एग्जैक्ट सेम मोनोमर, मोनोमर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छह के छह या जितने भी नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है और ये ज्वाइंट करते पॉलीमर बनाते हैं, तो उस तरीके के पॉलीमर को हम कहते हैं होमोपॉलीमर। सो मेड ऑफ द सेम मोनोमर्स joined together in a long chain, end to end, and through polymerization form a polymer। डू यू रिमेम्बर ये वाला वर्ड पॉलीमराइजेशन, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जी। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब ये था कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज्वाइन हो रहे हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका नाम मोनोमर्स है, वो ज्वाइन हो रहे हैं, और ज्वाइन होने के बाद बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, जिसके रिजल्ट में पॉलीमर बनता है। सेम मोनोमर ज्वाइन करेंगे, होमोपॉलीमर बन जाएगा। डिफरेंट मोनोमर ज्वाइन करेंगे, हेट्रोपॉलीमर बन जाएगा। तो अब इस पूरी डेफिनेशन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड देन कॉपी कर दी और फिर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ सेम की जगह डिफरेंट मोनोमर्स आ गया, बाकी इसकी पूरी डेफिनेशन सेम है। सो मेड ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। राइट। अब अगला पॉइंट सुनो। व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन टुगेदर
लेकिन कैसे? ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। So when two or more molecules chemically combine together due to the loss of water, और water इस रिएक्शन में लूज हो रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन आपको पेपर में दिया जाए और यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि पानी लूज हो रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे बोलोगे द नेम या टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन। सो इट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन। एक तो वही पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूं, मतलब कि ये वाला प्रोसेस तो ये था ना कि मैंने दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को जॉइन किया, ये यहाँ पे कीवर्ड है, कंबाइन किया, और कंबाइन किया तो पानी लूज हो गया, और इसीलिए मैंने उसको कंडेंसेशन बोला। अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल विच इज मेड ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर और उसको मुझे तोड़ना है, उसमें मैं पानी ऐड करूंगा, एंड दैट इज व्हेन उसको मैं कहूंगा हाइड्रोलिसिस। सो इट इज द एग्जैक्ट रिवर्स। यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स, वहां पे ब्रेक हो रहा है एक बड़ा मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ दो या दो से छोटे ज्यादा मॉलिक्यूल्स। सो द ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल, सो यहाँ पे कंबाइन, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब कंबाइन हुए तो उन्होंने वाटर लूज किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के लिए वाटर ऐड करते हैं। सो द ब्रेकडाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय एडिंग वाटर, ये आगे जाके ये दो रिएक्शंस बहुत काम आएंगे व्हेन वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। अच्छा, जब मैं पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात करता हूं विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में एक यहाँ पे वर्ड यूज होता है कार्बो या कार्ब। दिस स्टैंड्स फॉर कार्बन। जो एलिमेंट है ना कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, वो इस नाम से रिप्रेजेंटेड है, कार्ब या कार्बो। अगर कार्ब या कार्बो कहीं दिखे तो कार्बन एटम के वो इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज किया है हाइड्रेट। हाइड्रेट से आई थिंक ऑफ द वर्ड वाटर, क्योंकि हाइड्रेट से आप सोच सकते हो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों होती है? क्योंकि पानी आप देते हो। और यहाँ पे हाइड्रेट्स यानी वाटर क्यों लिखा हुआ है? वो इसीलिए बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। पानी भी किससे बनता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रेट लिखने का मकसद ये बताना, और कार्बोहाइड्रेट लिखने का मकसद ये है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जस्ट लाइक वाटर आर इन अ 2:1 रेशियो। मतलब कि जब मैं ग्लूकोज का फॉर्म कार्बोहाइड्रेट किसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेट्स से ग्लूकोज C6H12O6, ये जो H का ये जो 12 है और O का 6 है, इसको मैंने एक रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, 12:6। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या रेशियो बनेगा? 2:1, टू टू रेशियो रेशो वन वन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ग्लूकोज में ये और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बनता है विच इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब मैं वाटर में रेशियो देखता हूँ, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा वाटर में तो वो भी 2:1 बनता है। इससे मतलब क्या पता चला? नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हाइड्रेट क्यों लिखा हुआ है। पहला पर्पस तो ये बताने के लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। दूसरा ये कि ये वाटर को वर्ड क्यों रिजेंबल करता है, क्योंकि रेशियो भी वाटर की तरह का सेम है, 2:1, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो। ये सीधा सीधा एक P1 का सवाल है कि वाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके दिमाग में सिर्फ ग्लूकोज आना चाहिए।
C6H12O6 2 to 1। लेकिन अगर मैं लिपिड्स की बात करूं, तो लिपिड्स में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मैच नहीं होता, 2 to 1 का रेशियो नहीं होता। सो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ कि 2 to 1 का जो रेशियो है इज नॉट प्रेजेंट इन लिपिड्स। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तक महदूद है। अच्छा, अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, मोनोसैकेराइड्स आते हैं, डाइसैकेराइड्स आते हैं। अभी हम देखते हैं एक एक करके उन नामों का मतलब क्या है। लेकिन अगर इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि मैं इन मॉलिक्यूल्स को सेग्रीगेट कर सकूं, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकूं। तो इससे कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। ग्लूकोज, और सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि दो सिस्टम्स हैं जिसके जरिए मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ कि ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है ये इस कैटेगरी में, ये वाला कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल दूसरी कैटेगरी में। तो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम कौन से हैं दो, अब उसको देखते हैं। सो टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम नंबर 1, इट इज बेस्ड, जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको देखते हैं। और दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन वेदर द कार्बोहाइड्रेट इज अ मोनो, डाई, और पॉली सैकराइड। अब सबसे पहले तो पहले सिस्टम को देखते हैं ना, कि ऐसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कार्बन एटम्स। जिन जिन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट्स में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है ट्रायोज। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्राई का यहाँ पे मतलब होता है 3। अब जिन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, उनको बोला जाता है पेंटोज। क्योंकि पेंट का मतलब, अभी आप एएस लेवल केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, तो इसमें ये सारे वर्ड्स आएंगे, ट्राई, पेंट, टेट्रा, ये सारे वर्ड्स आएंगे। सो पेंट का मतलब होता है 5। और जब 6 कार्बन एटम्स हों किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको नाम दे देते हैं हेक्सोस। यहाँ पे जो हेक्स है, इसका मतलब होता है 6। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ट्रायोस की, पेंटोस की, और हेक्सोस की। ट्रायोस के एग्जाम्पल में एक नाम जो दिमाग में आ रहा है, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। अब क्या ये आपको नाम याद रखने हैं? एक नाम हर एग्जाम्पल का याद रख लेना। मतलब कि ट्रायोस का एक नाम, पेंटोस, हेक्सोस, इसका एक एक नाम याद रख लो सेफ्टी के लिए। क्योंकि कभी कभार एवीपी में एग्जाम्पल के भी मार्क्स होते हैं, कभी कभी वो मिल जाते हैं। कभी कभी सीधा सीधा P1 दे देते हैं आंसर, कि इज ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोस, पेंटोस और हेक्सोस, स्ट्रेट अप। तो अब आपको जब एग्जाम्पल ही नहीं पता, तो आप आंसर कैसे करोगे? तो सेफ्टी के लिए एक एक एग्जाम्पल याद रख लो, दो दो याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आसान लगी उसको याद रख लो। दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अभी आपको लग रहा होगा ये एएस है, इसमें इतने इतने मुश्किल लफ्ज क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो नाम होते हैं ना, होते ही मुश्किल है वो। अच्छा, पेंटोस का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक है डी ऑक्सी राइबोस, और एक है राइबोस। अब ये जो दो शुगर्स है ना, ये पेंटोज के, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं।
वो इसीलिए क्योंकि ये दो चैप्टर 6 में इतना ज्यादा काम आएंगे डीएनए सिंथेसिस में, आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आफ्टर वी कंप्लीट चैप्टर 6 कि डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और राइबोस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से इन दो में से कोई एक याद रखना। हेक्सोस की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोस। ग्लूकोस इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्सोस, C6H12O6। नंबर टू, फ्रक्टोज। और नंबर थ्री, गैलेक्टोज। ये तो हो गई पहली क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है जिसकी बेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड होते हैं? दैट इज कि अगर वो मोनो है, डाई है, या पॉली है सैकराइड्स। अब ये मोनो, डाई और पॉली का मतलब क्या है, मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में, तो क्या फर्क है इनमें? मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है करेक्ट। टू, और पॉली का मतलब होता है टू से ज्यादा। टू से ज्यादा या मेनी। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और फिर उसके बाद पॉलीसैकेराइड। जब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, अब जरूरी नहीं है, अच्छा ये बड़ी जरूरी बात है, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इनको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक कार्बोहाइड्रेट एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नहीं। ये जो सॉरी, ये जो दो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये दो तरीके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बंदा बोलेगा मुझे नंबर 1 वाला मेथड यूज करना है, ठीक है भाई आप कर लो। नंबर 2 वाला मुझे यूज करना है, तो मैं ये करूंगा। तो ये वाले जो मैंने नाम लिखे हैं, ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें, जो कि मैं लिखूंगा। तो मोनोसैकेराइड्स में मतलब ऐसे शुगर्स जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, मतलब उनके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, दे आर अ सिंगुलर मॉलिक्यूल। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 गैलेक्टोज। अगर आपको याद करना हो इन्हें तो कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक बता देता हूँ। मोनोसैकेराइड के जो भी एग्जांपल्स हैं, वो ही हेक्सोस के एग्जांपल्स हैं। इससे आपने दोनों चीजें याद रख ली, मोनोसैकेराइड और हेक्सोस के एग्जांपल्स सेम है। फिर डाइसैकेराइड्स मतलब ऐसे शुगर्स जिनके अंदर दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहला आ गया सुक्रोज, नंबर 2 माल्टोज, एंड नंबर 3 लैक्टोज। तो कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट। ये आपने वर्ड सुना हुआ है कि कुछ किसी कोई कहता है कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। जी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट मतलब उनके दे कैन नॉट टेक इन द लैक्टोज शुगर। दूध में लैक्टोज होता है, और ऐसे लोगों के लिए स्पेशल दूध बनता है विच इज लैक्टोज फ्री मिल्क, उसे लैक्टोज फ्री मिल्क कहते हैं, उसमें लैक्टोज शुगर होता ही नहीं। पॉलीसैकेराइड्स में नंबर 1 स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन is another example of a polysaccharide, और नंबर 3 है सेल्यूलोज। अब जिस फॉर्म में जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं प्लांट सेल्स में, वो है स्टार्च। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, स्टार्च इज द फॉर्म इन विच carbohydrates are stored in plant cells। सेलुलोज तो होता ही है, सेलुलोज है ही पॉलीसैकेराइड, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है प्लांट सेल्स के अंदर, उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। हमारे अंदर तो स्टार्च है नहीं, हमारे अंदर है ग्लाइकोजन, और ये है स्टार्च की इक्विवेलेंट। मतलब कहने का ये है कि अगर ग्लूकोज प्लांट सेल्स में है, तो उसको स्टोर करने का तरीका स्टार्च में कन्वर्ट कर दो। अगर ग्लूकोज एनिमल सेल्स में, तो स्टोर करने का तरीका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो।
So glycogen is the form in which carbohydrates are stored in animal cells. अच्छा, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। सवाल तो नहीं है। सही है, तो फिर वी विल मूव ऑन। अब हमने अभी तक मोनोसैकेराइड्स कर लिया, उसके बाद हमने इनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं किए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स की। अभी हम घुस चुके हैं इनटू द टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी विल बी टॉकिंग मोर इन डिटेल अबाउट मोनोसैकेराइड्स, ऐसे sugars which consist of the basic unit, one sugar molecule. अब मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CH2O ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज N। मतलब कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा दैट विल अप्लाई टू कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनका सेम केमिकल फॉर्मूला है C6H12 और O6। ऐसा नहीं है कि ये केमिकल फॉर्मूला या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिर्फ ग्लूकोज के लिए अप्लाई करते हैं, हम पढ़ते सिर्फ ग्लूकोज के लिए हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल थ्री ऑफ दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि आइसोमर्स तो वही होते हैं विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट, तो ये इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल फॉर्मूला। ओके, अब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। राइट नाउ अभी मैं सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ, फ्रक्टोज गैलेक्टोज को भूल जाओ, ओनली ग्लूकोज। अब आता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। हमने आज तक ग्लूकोज को सिर्फ ग्लूकोज की तरह पढ़ा है, लेकिन ग्लूकोज के भी दो टाइप्स होते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब ये जो किस्में हैं ये तो ग्लूकोज की हैं, मतलब कि दोनों तरीकों में, दोनों केसेस में फॉर्मूला होगा C6H12O6। फर्क क्या होगा? उनके स्ट्रक्चर में एक फर्क आएगा, और वो स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो फिर हम देखते हैं क्या फर्क आएगा। सो टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। अगेन अगर आपने यहाँ पे ए लिखा है तो गलत मार्क होगा। और बीटा ग्लूकोज, अगर यहाँ पे आपने सिर्फ बी लिखा है, अगेन गलत मार्क होगा। अब इनका सबसे पहले तो खुला स्ट्रक्चर देखते हैं, जिस इज कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर, और फिर इनका रिंग स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट आर अ रिंग स्ट्रक्चर। अगर आप मोनोसैकेराइड्स को देखोगे तो उनका एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन व्हाट इफ मुझे रिंग वाला नहीं बनाना, मुझे ओपन वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O है, फिर एक और नीचे कार्बन है OH, ये हाइड्रोजन आ गया, फिर ये यहाँ पे H और ये OH, अनदर कार्बन, ये चार कार्बन आ गए, फिर उसके बाद पांचवा कार्बन OH NH, और फिर ये छठा कार्बन विच इज OH, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे आप देख रहे होगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या डज दिस एड अप टू C6H12O6। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कार्बन एटम्स हो गए। वन
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6, C6H12O6। अब दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप शुरू में, अभी आप शुरू करो स्ट्रक्चर बनाना, एवरी सिंगल टाइम कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। आपने कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो नहीं लगा दिया। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ये C6H12O6 हमने काउंट कर लिया, डबल चेक भी कर लिया, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखो। एक C डबल बॉन्ड दो बना हुआ है, ये वाले कार्बन के साथ OH है। अच्छा, मैं इस OH को नॉर्मली लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, OH। तो ये वाले कार्बन के साथ OH है, और ये कौन सी साइड पे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे OH? राइट साइड पे। राइट साइड पे। ये वाला OH कौन सी साइड पे है? लेफ्ट। और ये जो बाकी के 3 कार्बन है, इसमें OH कौन सी साइड पे है? राइट साइड पे। तो हम ये देख रहे हैं कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ OH लेफ्ट साइड पे, और बाकी चारों कार्बन के साथ OH राइट साइड पे। हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा रिंग स्ट्रक्चर में। अब रिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। रिंग स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन सा वाला बनाऊं, लेट मी सी। ओके, मैं ये वाला बना देता हूँ, रिंग स्ट्रक्चर, ताकि आपको जो डबल बॉन्ड दिखाना है वो ज्यादा क्लियरली दिखे। तो रिंग स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सी, उसके साथ CH2OH, फिर यहाँ पे O, उसके साथ ये कार्बन आ गया, इस कार्बन के नीचे वाली साइड पे OH, ऊपर वाली साइड पे H। अच्छा, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्या ये आपको याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, इस चैप्टर का सबसे जरूरी हिस्सा ही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के ऊपर 80 से 70 से 80% सवाल आते हैं। यू डू नीड टू रिमेम्बर एंड लर्न हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बार बार इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते रहो अंटिल यू लर्न इट, मसल मेमोरी बन जाए। तो ये H और OH इस तरीके से आता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट कि H और OH कहाँ पे आता है, H ऊपर आता है, OH नीचे आता है, ये भी बहुत जरूरी है। फिर एक कार्बन यहाँ पे H, और नीचे OH, फिर इसके बाद ये कार्बन का OH, और फिर H। ये हो गए 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए। एक कार्बन रहता है विच इज CH एंड देन OH। अब यहाँ पे मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि अल्फा ग्लूकोज कौन सा है और बीटा ग्लूकोज कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में फर्क है ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ कार्बन एटम। यहाँ पे भी तो प्लस नहीं लिखूंगा, प्लस से आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड एंड सिक्स्थ कार्बन एटम, यहाँ पे भी यही केस है, सेकंड एंड सिक्स्थ कार्बन एटम। अब सेकंड एंड सिक्स्थ भी आप बोल सकते हो, 1 एंड 4 भी बोल सकते हो। अच्छा, अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 एंड 4 लिख देता हूँ, वरना सेकंड एंड सिक्स भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। बिकॉज इट डिपेंड्स आप किस तरीके से काउंट कर रहे हो, तो वो आप जिस भी तरीके से काउंट करो, 1 एंड 4, और यहाँ भी 1 एंड 4। लेकिन अब 1 और 4 कार्बन आइटम में ऐसा क्या हो रहा है? काउंटिंग हम शुरू हमेशा, अभी के लिए, और ये हमेशा आप करना क्योंकि ये सिंपलेस्ट तरीका है। ये वाला जो कार्बन दिख रहा है ना, जो बिल्कुल राइट साइड पे, उसको आप नंबर दोगे नंबर 1। फिर आप नीचे आओगे, नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और नंबर 6। ये नंबरिंग आपको समझ आई किस तरीके से करनी है? जी। ओके। अब मैं एक और रिंग बनाता हूँ। एक कार्बन CH2OH, फिर उसके बाद
OH, फिर ये C आ गया, ये HOH आ गया, OH और H आ गया, फिर ये C में ये OH आ गया, H, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब सबसे पहले तो ओपन स्ट्रक्चर तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आता है रिंग स्ट्रक्चर, मैक्सिमम आता है, कभी कभार ओपन स्ट्रक्चर आ जाता है। CHO यहाँ पे, CH2OH यहाँ पे, और बीच में एक ही चीज चल रही है। C है, उसके साथ H है, उसके साथ OH है। C है, उसके साथ H है, उसके साथ OH है। ये चार के चार कार्बन आइटम में आपको यही दिख रहा है। ऊपर वाले कार्बन आइटम में CHO लगा हुआ है, नीचे वाले कार्बन आइटम में CH2OH लगा हुआ है। अब रिंग पे आते हैं। वापस से इस रिंग की नंबरिंग उसी तरीके से करते हैं जैसे ऊपर की थी। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मुझे ये बताओ कि पहले कार्बन एटम, ऊपर वाली चेन को देखो सिर्फ, पहले कार्बन एटम और चौथे कार्बन एटम में जिस तरीके से H और OH लगा हुआ है, क्या ये सेम है? जी। सेम है। सो इन द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम, ये मैं सिर्फ पहली चेन की बात कर रहा हूँ, इन द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम, the H which is the hydrogen and OH which is the hydroxyl group। OH को हम ग्रुप का नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल। ये एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, और मैंने यही सोचा था कि मैं अब बताऊंगा। OH का मतलब अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल होता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे और ज्यादा तो ये और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ क्या नाम याद रखना है, हाइड्रोक्सिल। सो इन द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन आइटम द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड्स। मतलब कि यहाँ एच भी ऊपर की तरफ है, यहाँ एच भी ऊपर की तरफ है। ओ एच यहाँ पे नीचे तो ओ एच यहाँ पे भी नीचे। सो दे आर ऑन द सेम साइड। अगर ऐसा होता है कि अल्फा ग्लूकोज में एच एंड ओ एच पहले और चौथे कार्बन आइटम पे सेम साइड पे है, तो ये है अल्फा ग्लूकोज। अगर ये अल्फा ग्लूकोज है तो फिर बीटा ग्लूकोज क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले और चौथे कार्बन आइटम में कोई फर्क दिख रहा है? एच और ओ एच किस तरीके से प्लेस्ड है? जी। बिल्कुल, दे आर 180 डिग्रीज अपार्ट। एच ऊपर की तरफ है तो यहाँ एच नीचे की तरफ है, ओ एच ऊपर है तो यहाँ ओ एच नीचे। सो इन द फर्स्ट, अब इस केस में, इन द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन आइटम, H which is the hydrogen and the hydroxyl group, the OH group, are on opposite sides. If they are on opposite sides, we are talking about beta glucose. अब क्या ये सिर्फ एक ओनली फर्क है बिटवीन अल्फा एंड बीटा? यस, वो इसीलिए क्योंकि दोनों तो हैं ही ग्लूकोज। दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है, C6H12O6, और यहाँ भी C6H12O6। The only difference is in their structure. And what is the difference in their structure? On the placing of hydrogen and hydroxyl on the first and fourth carbon atom। सेकेंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, सिक्स में क्या हो रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम सिर्फ फर्स्ट की और फोर्थ की बात करेंगे। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि फिर आगे जाके बॉन्ड्स भी होंगे और रिएक्शंस भी हो रहे होंगे, तो अभी मैं ये नहीं चाह रहा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी तक मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, और ये पांचों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डेफिनेशंस देखी, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का, विच इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। फिर हमने होमो और हेट्रोपॉलीमर में डिफरेंस देखा, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स, टू डिफरेंट एंड ऑपोजिट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द classification system for carbohydrates, and then the open and ring structure for monosaccharides, alpha and beta glucose specifically। तो यहाँ तो कोई सवाल? सवाल मुझे ये पूछना था, जैसे अगर लीनियर हम्म, स्ट्रक्चर अगर वो आ जाता है, तो उसमें मैं ये कैसे ओपन डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर, करूंगा अल्फा? ये ओपन स्ट्रक्चर में अल्फा को और बीटा को आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे कि आप इनको नंबर कर दोगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
अब इसको ऑब्वियसली आप वन नंबर नहीं करोगे, जिस तरीके से आपने यहाँ पे नंबर किया है उसी तरीके से यहाँ पे नंबर करोगे। सो लेट्स से यू कुड कॉल दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इसको वर्टिकल नहीं, उसको लीनियर बना सकते हो, तो काउंटिंग उस हिसाब से हो जाएगी। एंड फिर फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन आइटम में अगेन, अगर एच राइट पे है, ओ एच लेफ्ट पे है, और फोर्थ कार्बन आइटम पे भी एच राइट पे और ओ एच लेफ्ट पे, मतलब के कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा। अल्फा। और अगर ऑपोजिट साइड्स में है तो बीटा। तो बीटा। ओपन स्ट्रक्चर में वो कभी भी नहीं बोलेगा इन ऑर्डर टू जज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, हमेशा एमसीक्यूज या पी टू में दोनों के रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। नंबरिंग आपको खुद से करनी पड़ती है, तो आप नंबरिंग इसी तरीके से करोगे, रिंग में 1 2 3 4, नीचे से ऊपर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज होगा, यस, क्लॉकवाइज जाओगे दोनों केसेस में। और नंबरिंग करोगे और पहले और चौथे कार्बन आइटम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल की लोकेशन देख लो। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे ये पूछना था। जी। शुगर्स में भी, जैसे अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी होता है कि एल्डर शुगर और कीटोनिक शुगर। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। कौन से टाइप की शुगर? एल्डर शुगर और कीटोनिक शुगर। एल्डो शुगर और कीटोनिक शुगर नहीं, ये जो शुगर्स हैं ये सिलेबस में है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड ऑफ लर्निंग अबाउट देम। हमारे सिलेबस में है मोनोसैकेराइड, उसका स्ट्रक्चर, डाइसैकेराइड उसका स्ट्रक्चर, और वो बनते किस तरीके से, उनके अंदर बॉन्ड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, और एग्जांपल्स ऑफ ट्रायोस पेंटोस एंड हेक्सोस, दैट्स इट। सही। और कोई सवाल? नहीं। चलो फिर, आई विल सी यू इन टुमारोज क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।